खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट शहीद काजी। कुछ खबरें और फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब एजाजुल हक साहब, PML ज़िया के जो कायद हैं, उनसे बात करेंगे। मगर मैं पहले कुछ रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूं। 2026 को इंतखाबात की एक बाज़गत शुरू हो रही है। जो अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इसमें कुछ बदला है, कुछ ऐसा पैटर्न बदला है इसका पार्लिमान का कि बहुत सी बातें हो रही हैं। आज अंदर की बातें पूछेंगे जनाब एजाजुल हक साहब से कि क्या पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही और क्या और किसी के दिल में भी अंगड़ाइयाँ ले रही है ख्वाहिश PM बनने की, और कुछ और मामलात, कुछ नोटिफिकेशन डिले होने की बात हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। अपोजिशन लीडर का ओहदा क्या पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी पर रिलायंस खत्म हो गई है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वो बन गई है थैंक्स टू दीज इलेक्शंस, और उनके रिजल्ट्स पे भी बात करेंगे। साथ साथ हम IMF ने जो एक बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने हमें नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से भी कहा है कि हम कोई रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे, मगर उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक अहम मेशदान होंगे, और साथ साथ सऊदी और ईरानी अहम शख्सियात पाकिस्तान आई हुई हैं और चहमगोइयाँ शुरू हो रही हैं। क्या एक नया आलमी दिफाई इत्तेहाद बन रहा है, या ऑल दीज आर र्यूमर्स, इस पर बात होगी। मगर मैं अब तो चलता हूँ। एजाजुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच टाइम। हजूर, पहले तो ये बताएं कि क्या 2026 को इंतखाबात की बाज़गश्त में कोई सदाकत है, और क्या कोई बड़ी तब्दीली सिविलियन जो पोस्ट है उसमें कोई तब्दीली भी आ सकती है। कहा जा रहा है कि अब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब के PM बनने में कोई कम से कम रुकावट नहीं है, अगर वो ख्वाहिश करें तो। एजाजुल हक साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने अभी सवाल ये आपका कि सारे मुश्किल सवाल आप मुझसे ही पूछ लेना, ताकि बाकी जो है वो इम्तिहान आसान हो जाए। नहीं, आप अंदर की बात रखते हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि देखें, मुझे इस बात पे कि ये अक्सरियती जमात बन गई, क्योंकि 6 सीटें चाहिए थी उनको, 6 सीटें उनको मिल गई हैं इस इलेक्शन के अंदर। तो अब सिंपल मेजॉरिटी तो उनके पास आ गई है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो जाएगी हुकूमत। ये टोटली इनकी रिलायंस जो है वो इत्तेहाद के ऊपर है। अगर इत्तेहाद ये टूट गया आपस में, तो फिर जो आप अगली बात कर रहे हैं ना कि जी इलेक्शंस जो है वो 2026 में होंगे या 2027 में होंगे, फिर उसमें कोई रुकावट नहीं होगी इलेक्शंस के अंदर जब ये आपस में फट जाएंगे। और माजी में 1-2 दफ़ा हुआ है, नूरा कुश्ती उसको मैं कहता हूँ, लेकिन सही मानों में अभी आपस में कोई तकसीम नज़र नहीं आ रही इनकी, और ना ही मेरे ख्याल में ये सिंपल मेजॉरिटी मिलने की वजह से कोई तब्दीली आगे नज़र आ रही है। क्योंकि अगर इस वक्त इन्होंने कोशिश की कि मिडवे अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज करने की कोशिश की, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये निज़ाम और ये मामलात आगे चल सकेंगे। ये है हक़ाइक़। अब जो इलेक्शंस हुए उसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं आपको बता सकता हूं। फरमाए ना, आप क्या क्वालिटेटिवली, आप ही इलेक्शन, पिछला इलेक्शन आपने देखा, उस पर जो लय दे हुई वो भी हमने बात सुनी। इस इलेक्शन के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून का एतमाद आसमान पर लगता है, अंदर घुस के मारा है उन्होंने। डू यू बाय ऑल दिस नैरेटिव ऑफ PMLN, एजाज साहब? नहीं, ये नैरेटिव तो बिल्कुल मेरे ख्याल में बनता ही नहीं है कि PMLN ने अंदर घुस के मारा है, बल्कि ये आप ये समझ लें कि D में बॉल रखा हुआ है और गोलकीपर आगे से हट गया। ये माजी में भी इसी तरह होता रहा कि PTI की जो सियासत है, मुझे उसकी अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि मैं खान साहब के बड़ा करीब भी रहा हूं और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वाहिद बंदा था उनको जिसने जाकर कहा था कि खान साहब, अभी ये बात मेरी आप गौर से सुने, जब उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी ना, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा जी। तो अचानक मैं भी वहां पहुंच गया, तो खान साहब मेरी बड़ी इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, और हमेशा मुझसे पूछा करते थे उनके सामने, जिसको वो बुरा भी मनाते थे। तो उस वक्त वहां पर ये बहस हो रही थी कि जनाब ये परवेज इलाही पे आप रिलाई नहीं कर सकते, ये हमारा साथ नहीं देगा, इसने पार्लियामेंट नहीं तोड़नी, और ये और वो, ये वहां पर गुफ्तगू हो रही थी। और ये उस दिन था जिस दिन पहले दिन पंजाब असेंबली के अंदर वो कोई नंबर्स गिनने की बातचीत हो रही थी। तो उस मीटिंग में जो बैठे हुए थे उनका भी मैं बताता हूँ आपको बाद में। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या ख्याल है एजाज साहब आपका, इसके गवाह मौजूद हैं जो वहाँ पे थे। मैंने उनको कहा
अगर आपको 110% यकीन है कि असेंबलियां तोड़कर आपको इलेक्शन मिल जाएंगे तो आप असेंबलियां तोड़ दें। अगर 1% भी ये चांस है कि पीडीएम का चांस लग जाएगा और उनको मौका मिल जाएगा तो ये जितने आपको मशवरा दे रहे हैं ना, ये सबसे पहले जेल में होंगे। और वही हुआ काई साहब जी जी कि जो सबसे ज्यादा वहां पर उछल उछल के बात कर रहे थे वो सबसे पहले वो पकड़े गए, और जैसी असेंबलियां टूटी सबसे पहले जेल जाने वाले वो। तो अब मौजूदा सूरत हाल में मुझे ये बताएं कि भाई अगर इलेक्शंस का बॉयकॉट करना है, सारे इलेक्शंस का बॉयकॉट करो ताकि लोग कह सकें कि ये इलेक्शन कोई मुतनाज़े हो गए थोड़े से। आपने अपने गोलकीपर को हटा दिया और उनको खेलने का मौका दे दिया, तो फिर ये कहना कि जी वो जीत तो उनकी होनी थी, लाजमी बात है। 2 सीटों पे अलबत्ता जहां पर इन्होंने किया, एक उमर अयूब साहब की सीट थी और एक मियां अजहर साहब की सीट थी। अगर इन्होंने बॉयकॉट करना था तो इन सीटों पे भी बॉयकॉट करते, और अगर नहीं करना था तो फिर सब पे इलेक्शन लड़ते, चाहे हार जाते हैं, लेकिन कोई मुकाबला तो कर सकते हैं ना। अब जहां जहां तो इन्होंने बॉयकॉट किया तो वहां पीएमएलएन के मुकाबले में कौन था? उनके अपने लोग थे जो नाराज थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, वो आजाद खड़े हो गए। अपना साई साहब के हल्के में चीमा साहब थे, खड़े थे, और वो दूसरा खड़ा था, मुझे भी नाम अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन दोनों पीएमएलएन के थे। एक जो वजीर भी रह चुके थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो आजाद खड़े हो गए। तो मुकाबला तो आपस में ही था। फिर असल में तो इलेक्शन एक किस्म का वन साइडेड था और वन साइडेड ही हुआ फिर। अच्छा एजाज उल हक साहब, मैं ज़रा थोड़ा तारीख में भी वापस जाता हूँ। आपका तारीख से गहरा ताल्लुक आपका और आपके खानवादे का, और मैं अगर ये कहूँ कि देखें, अब जब अयूब खान का पीरियड था तो 6.8% से 7% तक ग्रोथ रेट था। जनाब जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में 6.3 से लेकर तकरीबन 6.8 का था। लेट मी फॉर मैनी बिकम अ डेविल्स एडवोकेट। इस तरह की ज़रूरत क्या है हमें इस डेमोक्रेसी की, जहाँ IMF हमारे लत्ते ले रहा है, हमें बरहना कर रहा है, जहाँ पे जो इलेक्शन में आता है तो हमें जो बाहर से, यूरोप से या उधर से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं। डू यू थिंक कि हमें इसकी ज़रूरत है? क्यों ना हम ऐसे ही चलने दें और ज़रा अपनी मैशत को ठीक कर लें, जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं। वो बीच में आपने परवेज मुशर्रफ साहब का एरा छोड़ दिया, अपना हमारे जो आए हुए थे शौकत अजीज साहब का एरा छोड़ दिया। उस वक्त भी ग्रोथ रेट तकरीबन 6.5-6.6% तक पहुंचा हुआ था या पहुंच गया था। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि एक तो मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ है। मैं हकीकत में आपको ये बता रहा हूँ कि IMF की रिपोर्ट देखने के बाद उससे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ है कि किसी ने उसका जवाब ही नहीं दिया, और हुकूमत को चाहिए था इसको चैलेंज करते, या तो फिर हम कह दें, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ बात कि जी करप्शन जो है वो अब निचली सतह पर इस हद तक चली गई है कि बगैर उसके काम होते ही नहीं। अब IMF कह दे तो सब कहते हैं कि ये खैर बहुत बड़ी कोई बात होगी कि IMF ने कह दिया। आप खुद जब रोजाना देखते हैं कि एक आम आदमी कोई काम ही नहीं करा सकता पैसे दिए बगैर, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो थाने हों, चाहे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप मुझे कोई काम करके दिखा दें बगैर पैसे दिए, मैं मान जाऊंगा आप। बिल्कुल ठीक। अच्छा सिफारिश के बाद भी जी सिफारिश होने के बावजूद भी पैसे देके अपना काम करवाना पड़ता है। तो अब IMF ने कह दिया तो कौन सा कोई आसमान से उतर गया, ये तो हर किसी को पता है। तो गवर्नेंस को ठीक करें ना, ये मैं कहता हूँ। देखिए, व्हेन वी रिलाई ऑन जिस तरह से हमें करप्ट सिविलियन एलीट पे जब हमें करना पड़ता है लीन, तो फिर ये होता है। मगर मैं आता हूँ ज़रा कुछ और चीज़ों की तरफ। एक तो आपने कुछ क्लियर कट, क्या आपके पास खबर है 2026 के इलेक्शन की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, और सदर मोहतरम का जो इस्तिस्ना है वो भी सुना है कि उस पर भी कुछ सवालिया निशान है, या वो FCC में चैलेंज हो सकता है, या इवन कुछ। डू यू हैव एनी इंकलिंग अबाउट दीज एक मुजवजा तब्दीलियाँ जो हैं? देखें, एक कम्युनिटी होती है जो इम्यूनिटी ड्यूरिंग द टेन्योर, ठीक है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टेन्योर, ड्यूरिंग द टाइम दैट इज इन ऑफिस। लेकिन इस्लाम के अंदर हकीकत ये है, अगर ये शरीयत अदालत में जाएगा तो कोई इस्तिस्ना नहीं, नोबडी इज अबव लॉ इन इस्लाम। सॉरी टू से कि हजरत उमर अलैहिस्सलाम, हजरत उमर को रजी अल्लाह अन्हु को जब पूछा जाता है कि भाई बता उमर तेरा कपड़ा इतना लंबा क्यों, तो वो भी अपने बेटे को बुला के अब्दुल्ला को बिन उमर को कहते हैं कि हाँ भी खड़ा होके बता।
कि कपड़ा मेरा लंबा कैसे हो, तो वो कहता है मैंने अपने हिस्से का अपने वालिद साहब को दे दिया। उन जैसा शख्स जब जवाब दे अपनी अपनी आवाम को, तो हम कौन से कोई बड़े 30 मार खान पैदा हो गए हैं कि हमें चाहिए इम्यूनिटी चाहिए फॉर लाइफ। आई डू एग्री विद यू, लेकिन मैं एक सवाल और आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। ये बताइए कि 18वीं तरमीम, क्योंकि कुछ दिन पहले एक हमने कॉलम देखा, उसमें बताया गया था कि ये 18वीं तरमीम में से कुछ खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी ने बड़ी सख्त हार्ड लाइन ले रखी है, तो क्या अगर ये हार्ड लाइन पीपीपी लेके रखती है तो ये बात दुरुस्त है कि वो दे विल बी इन ट्रबल्ड वाटर्स और कुछ केस कुछ भी खुल सकते हैं मुबैना तौर पर? एजाज साहब देखिए, केसों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इस पे नजरसानी करना इसलिए जरूरी हो गया है कि मरकज के पास अगर हकायक देखे जाए ना, तो मरकज के पास इस वक्त अपना सूद देने के बाद जो कि हराम है इस्लाम में, वो देने के बाद और हमारे डिफेंस अखराजात के बाद उनके पास पैसे ही इतने नहीं बचते कि वो कोई और काम कर सकें। पहली बात ये है। दूसरी बात इसके अंदर जो किया कि सूबों को आपने डिवॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी बात है, डिवॉल्व होना चाहिए, लेकिन सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है। और ये कौन सी कौम है, मुझे बताएं, कौन सा मुल्क है जहां पर आपका निसाब एक सूबे में और है, दूसरे में और है, तीसरे में और है, चौथे में और है, यानी यकजोई नहीं है आपकी एजुकेशन के अंदर। तो कैसे आप अच्छे लोगों को ला कर आगे खड़ा करेंगे? फिर ये कहते हैं जी फलां लोग जो है वो पीछे रह गए और फलां सूबे के लोग आगे निकल गए। तो ये चीजें हैं। और फिर हेल्थ है जो, और फिर पॉपुलेशन कंट्रोल है। ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें एक होना चाहिए कि यकजहती होनी चाहिए, यानी इट शुड बी द सेम अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, ये आपने दो तीन बातें की हैं, बड़ी अहम बातें की हैं आपने। एक तो आपने कहा है कि ये आप कोई यानी आप टॉप पे चेंज नहीं देख रहे जो सिविलियन, आप अभी आपने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से यानी ये बात की थी। और दूसरा ये कि आप ये समझते हैं कि जो कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, और ज़ाहिर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उन पर रिलाई करता है, दोज ऑल विल बी ऑन टाइम एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथली एज वी एक्सपेक्ट? एजाज साहब, ये 110% जो है ना, इट विल ऑल गो स्मूथली एंड ऑन टाइम। ये सब क्या सराहियां हैं, सोशल मीडिया है जो कि कौम को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें कोई अवाम है ही नहीं। अब दी अमेंडमेंट इन दी अमेंडमेंट कह लें उसको, बाय सिंपल मेजॉरिटी इन दी एक्ट हैज गॉन थ्रू, और उसमें ये तय हो गया है, जो चीजें तय होनी थी वो तय हो गई हैं। अब उसमें ये कहना जनाब कि ये होना है, नोटिफिकेशन होना है, ये नहीं होना, ये एक किस्म का लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात। आप जहां भी जाते हैं आपसे यही पूछा जाता है जी नोटिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई नोटिफिकेशन की अब जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए all appointments will go smoothly and according to the decisions which have been taken. अच्छा एजाज साहब, क्यों र्यूमर चलाई जाती है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई सब कुछ स्मूथली जाएगा, और हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आई थिंक एवरीथिंग शुड गो अहेड स्मूथली। अब मियां साहब तो बिल्कुल सियासत से अलहदा हो चुके हैं, तो ये क्यों, किस तरह ये क्यों फीलर छोड़े जाते हैं आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर और इधर उधर? जनाब काई साहब, अगर मैं ये कहूँ कि अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 2 वीलॉग कर दूंगा, तो मेरे भी 3 लाख से जो है व्यूअर्स जो हैं वो 3 मिलियन पे चले जाएंगे। या मैं कोई ऐसी चीज़ें जो पसंद है लोगों को वो कहनी शुरू कर दूंगा। पसंद इन द सेंस कि जिससे वो लच्छे लेते हैं, मज़े लेते हैं, लच्छे लेते हैं, जो भी कहा जाता है उसको। तो वहाँ बैठकर बैठना जी, अच्छा आज माशाल्लाह क्या है 25 जुलाई हो गई है, 48 घंटे बाकी रह गए, इन 48 घंटों के अंदर ये फलां हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब जाके लंदन में बैठ गए। आप ये कह रहे हैं कि ये सारा सब कुछ, यानी बड़े दिलचस्प बात की आपने कि ये व्यूज़ बढ़ाने के लिए, मगर चलें इसी बात, बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब, आपने हमें वक्त दिया। मगर चलें हम ऐसा वक्त और कोशिश करते हैं कि जब हम सब भी ऐसी बात करें जिस पर अवाम खुश होते हों। पर एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी और अहम खबरें हैं, नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर बात करेंगे, सऊदी और ईरानी अहम शख्सियात क्यों आज आई हुई हैं, इस हवाले से क्या खबरें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मारूफ मेशदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो सबसे बड़ा यानी हॉट टॉपिक है वो तो यही है
ये जो पब्लिक की है रिपोर्ट इसकी IMF की, और उसमें कुछ बातें तो पहले करप्शन की और एक बड़ी ह्यूज अमाउंट उन्होंने पॉइंट आउट किया है, विच यू नो कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज पोर्शन ऑफ आर GDP एनुअली जो हम हो रहा है। और दूसरा ये कि उन्होंने कोई रिफॉर्म्स की बात की है कि हम रिफॉर्म्स भी नहीं कर रहे जहाँ पे करप्शन है, टैरिफ का मामला भी है उसको भी हम जो है हल नहीं कर रहे। ये कितनी बड़ी नाअहली है, और क्या इसको अगर हम एड्रेस नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एज टू दी नेक्स्ट ट्रांश जो हमें यानी मुतवक्को तौर पे मिलनी है। डॉक्टर साहब, साहब मेरी आपसे जब भी बात हुई है मैंने हमेशा कहा है कि IMF आपको एक स्पेस और वक्त दे सकता है जिसमें आपने अपने फंडामेंटली घर को ठीक करना है, जिसका मतलब है कि टैक्स पॉलिसी एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना है, टैक्स पॉलिसी को ओपेक बनाना है, एग्जेम्पशंस को उड़ाना है। यही बात उन्होंने कही है, नथिंग न्यू। आगे चलिए, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि बजट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाना, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को ख़त्म करना, कैपिटल स्पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो डिले होते हैं उनको कम करना, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट को ठीक करना, मार्केट रेगुलेशन यानी कि टू मेनी रेगुलेटर्स एंड एन ओवर रेगुलेटेड कंट्री जिसको लिबरलाइज करना। फाइनेंशियल ओवरसाइट पे उन्होंने कहा है, क्योंकि AML पे मैंने खुद काम किया है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी हो गई है AML CFT, इसको और बेहतर करें, ओपेक करें, सफाई पैदा करें, इसको करप्शन रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग कन्विक्शंस को बढ़ाएं। नथिंग न्यू देयर ऑल्सो। कोर्ट्स का बैकलॉग है, बहुत से पैसे फंसे हुए हैं, इनमें से जाकर पैसों को क्विकली निकालें केसेस को। आपको पता है एक लॉ होता था कि 6 महीने बाद जो स्टेट का स्टे है वो वेकेट हो जाना चाहिए, सो उस पर बात करें। आखिर में उन्होंने कहा है कि ओवर रिलायंस ऑन NAB और जो पॉलिटिकल और सिलेक्टिवली इन्फ्लुएंस्ड केसेस हैं उनमें से निकलें और कोशिश करें कि शफाफियत को और आगे बढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो NAB की, FIA की और बाकी जो हमारी लियाज हैं। डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक दो और तरफ ही आपकी तवज्जो चाहूँगा। एक तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्यूरोक्रेसी है या जो भी है, उनके एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करें। और जो खबरें आ रही हैं कि जी थोड़ी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन ये या कोई वो टाइम मांगा जा रहा है, और साथ साथ वो एलीट कैप्चर की बात करते हैं, ये अक्सर होती रही है हमारे मैशेदानों की तरफ से भी, और सियासी तौर पर भी लोग बात करते रहे और हमें नज़र भी आता है। तो ये कितना अहम है, और ये एकदम से IMF एलीट कैप्चर के क्यों हो गया है कि यानी ज़ाहिर तमाम सरमायादाराना मुल्कों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर ऑल हैव देयर ओन काइंड ऑफ एलीट कैप्चर, सो व्हाई दिस चेंज? देखिए, पाकिस्तान का जो एलीट है ना, इसको समझने की जरूरत है। एक एलीट सारी दुनिया में होता है, इसमें कोई दो आरा नहीं, आपने सही सामने रखा। बट जो अमेरिका का एलीट है या जो चाइना का एलीट है या जो साउथ कोरिया का एलीट है, वो एक प्रोडक्टिव एलीट है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है वो इनोवेट करता है। सैमसंग बनती है साउथ कोरिया में, चाइना में BYD बनती है, कंपनीज नई आती हैं सामने, नई प्रोडक्ट्स आती हैं। चाइना टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में से है हर चीज़ में तकरीबन दुनिया। अमेरिका में EV बनती है, AI इंट्रोड्यूस। आप बताइए ना कि आपके एलीट ने, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, उसने टेक्सटाइल से निकलना या लेदर से निकलना या गारमेंट से निकलना या शुगर से निकलना या फर्टिलाइजर से निकलना नहीं समझा। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग अबाउट इट। फिर आपका एक एलीट है जिसने एक तरह से जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है उसको तोड़ने में मददगार नहीं साबित हो रहा। सो ये बात ठीक है आपकी। फिर देखिए ना, वो ये कह रहे हैं कि जितनी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आएगी, आप काम करते हैं, आपके एसेट्स अगर डिक्लेयर हैं, तो जो करप्शन का आंसर है वो कम हो जाएगा। फिर SOEs की बात की है, SIFC की बात की है, ब्रॉड बेस्ड। अच्छा डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँगा, मुझे ये फरमाइए, कुछ साथ जैली खबरें भी चलती हैं, सोशल मीडिया भी आपको पता है वो आ जाता है, कहा यह जा रहा है और पहले भी कहा गया कि ये 5000 का नोट जो है वो हमारे हमसाय में शायद कहीं और नहीं होगा, मेरी इत्तला के मुताबिक, वैसे आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, कि वो ख़त्म कर दिया जाए तो शायद ये जो करप्शन में कमी आ जाए। और मेरा ख्याल है कि इंडिया में 2000 तक का नोट है। डू यू सी कि ऐसी कोई संजीदा एक काबिश थिंकिंग मौजूद है, और एंड दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस कंसिडरिंग द कैरेक्टर ऑफ आवर ओन एलीट एज यू हैव पॉइंटेड आउट? ये एक बात हुई है डीमोनेटाइजेशन की, चूंकि इंडिया में हुई है तो पीपल थिंक कि पाकिस्तान में भी होगा। देखिए, पाकिस्तान में असल काम यह है कि ट्रांजैक्शंस को आप कैश बेस से लेके ले जाएं डिजिटल। उससे होगा कि जो काजी साहब खर्च करेंगे, जो काजी साहब के बिल्स आएंगे, वो सब डिजिटलाइज्ड होंगे। तो आप जो अपना टैक्स भरेंगे, लोगों को मालूम होगा कि आपका एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है। ये भी याद रखिए कि ये जो प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन है,
इस वक्त 9 से 11 ट्रिलियन रुपया, 9 से 11 ट्रिलियन कैश इन सर्कुलेशन है। सो कैश इन सर्कुलेशन को नीचे ले जाने के लिए, सो दैट आउटसाइड इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी से निकलने के लिए ये जरूरी है। डिमोनेटाइजेशन जो होगा, अगर 5 नहीं होगा तो आपको कैश रखना मुश्किल होगा, इसलिए ये बात सोची जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज मगर डॉक्टर साहब आपको याद होगा, हम तो बहुत छोटे थे, एक बार शायद अयूब खान साहब के दौर में कोई नोटों में तब्दीली आई थी और हमने क्या वो ट्रालियों पर लोग नोट रख के बैंकों के बाहर खड़े थे, तो क्या हमको इस तरह का सिनेरियो की तरफ भी बढ़ सकते हैं? जी, उस वक्त ये बात हुई थी। मेरा ख्याल है अब दौर है डिजिटलाइजेशन का एंड मूविंग अवे फ्रॉम अ कैश इकोनॉमी टू अ कैशलेस इकोनॉमी, सो दैट एवरीवन शुड डू पॉइंट ऑफ सेल्स से तो आप मॉनिटर कर सकें रिटेलर्स को। मुश्किल यही रही है, रिटेल, होलसेल को, एग्रीकल्चर को, प्रॉपर्टी को हमने एक थॉट प्रोसेस के थ्रू आउटसाइड रखा ऑफ द टैक्सेशन नेटवर्क। पर जो ज़रूरी बात है ना इस रिपोर्ट की, वो ये समझने की है कि मैं पाकिस्तान पे 3 रिपोर्ट सरकार में लिख चुका हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे लिखी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे लिखी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पे लिखी, एसओईज पे लिखी। आप उन सब रिपोर्ट को देख लें। इस रिपोर्ट में 6 पहले की रिपोर्ट्स मेंशन किया, सब एक ही तरफ पुल कर रहे हैं कि डीरेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, मेकिंग फ्रिक्शंस यानी कि कारोबार करने में आसानी पैदा करना, रिस्क लेना कारोबारियों का, रादर देन के रिस्क फ्री गवर्नमेंट जो है उसको उस पर इन्हिसार करना। ये वो सारी चीजें हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूर लाना, पर यार अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मुझे ख्याल आया कि अभी इंडिया में भी, और बाद ये अरब न्यूज़ की नाज़रीन हमारी एक खबर भी आपके सामने चल रही है। डॉक्टर साहब, ये क्या कुछ जो आए हुए हैं इन्वेस्टर यहाँ पे, जो मिनरल्स हैं या जो एक्सपेंसिव अर्थ है इस ज़मन में, क्या ऐसी कोई बात है? और अगर ये है तो ये कितनी वाइटल है, कितना अरसा लगता है टैप करने में? कुछ लोग कहते हैं सालों और दहाइयाँ लग जाती हैं इनको टैप करने में। डॉक्टर साहब, जियोलॉजिकल सर्विस बहुत से हैं पाकिस्तान में, बट रेकोडिक कोई बनते बनते 2028-29 में $1 बिलियन वहां से निकलना शुरू होगा। पाकिस्तान में कॉपर, गोल्ड और रेयर अर्थ्स जो कि अब यूज होते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लिथियम, ये सब मौजूद है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। फिर इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी एक एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी अनकरीब में, बट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन रिंग फेंस करके बलूचिस्तान में ये काम जरूर करना चाहिए हमें, इसमें कोई आरा नहीं है। इसी तरह एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और ITES, ये 3। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक अहम सवाल मुझे याद आ गया। डॉक्टर नदीमुल हक साहब को मैंने कहीं सुना और या पढ़ा, जो हमारे शायद हमारे वो कमीशन के प्लानिंग कमीशन में भी रहे हैं, वो कहते हैं कि हम गरीब मुल्कों के नसीबों में खड्डे होते हैं, और ये जो है अपने मिनरल्स हैं, ये हक है पैदाइशी गोरे का, वो आता है खड्डे छोड़ जाता है, हम खड्डे भरते रहते हैं। अफ्रीका में भी यही हुआ। डू यू थिंक दिस टाइम इट वुड बी डिफरेंट? ये बात दुरुस्त है। देखिए, एक रिसोर्स कर्स हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, वो इस तरफ शायद कह रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो आपके मुल्क से चले जाते हैं, पर लोग वहीं के वहीं गरीब रह जाते हैं। सो आपने रेकोडिक को जब वो किया तो बलूचिस्तान का एक शेयर रखा, एक शेयर फेडरल का रखा, और फिर बाहर का 50%। सो आपने इनको सबको इस तरह, जिस तरह कहते हैं, फ्रेमवर्क्स बनाने हैं कि ऐसा ना हो। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग LNG, माइंस एंड मिनरल्स, BHP, अपनी कंपनियां बनाई हैं, 2.5 करोड़ का मुल्क है। सो डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक कि माइंस एंड मिनरल्स की सिचुएशन को कैसे लेके आगे बढ़ना है, रिंग फेंस करके। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान को ये जरूर करना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, और फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर सकें, वो नहीं करनी। मैं आज भी कहता हूं कि ऐसा मौका काजी साहब, जब कि अमेरिका पे टैरिफ अच्छा है, सऊदी अरेबिया से पैक्ट हो गया है, CPEC 2 की बातें हो रही हैं, अब भी अगर घर नहीं ना ठीक करेंगे, और जो ये बात हुई है, ये सारी क्या है? रेगुलेटरी मॉडर्न इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान में बड़े अरसे से चल रहा है। यार, डेप्थ लाएं, क्वालिटी लाएं, जो आप ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है उसको ऑपरेशनलाइज करें। ये बात नहीं है कि ये काम हो नहीं रहे। The depth and the breadth and the quality of the reform is really going to matter. Otherwise,
2 साल का टाइम है। अब मैंने ये कहना शुरू कर दिया। मैं अच्छा, एक और आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मैं आज बहुत ज़्यादा आपसे ना मुतमत्तो हो रहा हूँ। ये फरमाइए कि ये अभी जो एक रिपोर्ट आई है सोलर के बारे में कि सोलर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, जो हम बाकी मुआहदे कर चुके हैं उसका क्या मुस्तकबिल होगा? लोग बड़े परेशान हैं जिनको रिलीफ मिला है। तो और फिर IPPs के हवाले से जो रिफॉर्म्स की बात करता है IMF, उस पर भी हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो नहीं होगी कोई यानी बेहतरी अगर इंडस्ट्री नहीं उठती तो। डॉक्टर साहब, इट्स ऑल अबाउट गुड पॉलिसी मेकिंग। IPPs के मुआहदे 90 की दिहाई में 17% डॉलर बेस्ड रिटर्न। फिर हमने LNG मंगवाई, अब LNG के कार्गोज बाहर बेच रहे हैं। एक टाइम पे पाकिस्तान में शॉर्टेज थी। फिर आप देखिए कि हमने टेक्सटाइल से कैप्टिव की गैस वापस लेने के लिए बहुत हाई रेट उनका कर दिया। वो ग्रिड की बजाय सोलर और दूसरी चीजों पे चले गए। बहुत हाई रेट ऑफर किया किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर खुद एक डोमेस्टिक सोलर हैज बिकम लाइक एन IPP, दे सेल एट अ वेरी हाई रेट एंड द ग्रिड गोज डाउन। 12 से 15 हजार मेगावाट अगर सोलर मुल्क में है, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं यकीन से कहता हूं कि मुल्क की खपत 18,000 मेगावाट के दरमियान आ रही होगी। सर्दियों में इतनी खपत गिर जाती है, इससे भी नीचे चली जाती है। थिंक अबाउट इट कि अब करना क्या है? ग्रिड ऑफ ग्रिड क्या सोल्यूशन होंगे? टैरिफ रैशनलाइजेशन ग्रिड की कैसे करनी है कि लोग इतना ऑफ ग्रिड ना जाएं? डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी बात सही समझा हूं तो वो ये है कि अर्जेंसी की सूरत हाल है और हमें ये बहुत जल्दी करना होगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया फॉर एनलाइटनिंग अस, और हमें आपने रहनुमाई फरमाई। मगर ये बातें जो 2-3 बातें जो डॉक्टर साहब ने कही हैं, ये IPPs का मामला हमने ठीक करना है। ये करप्शन जो है, ये इसको कौन, इनको ये 5,000 अरब रुपए, 5,000 अरब की बात आप कर रहे हैं, और IPPs के मामले को ठीक करना, तो ये है कि ये बहुत बड़े अपहिल टास्क हैं कि हम ये कर पाएंगे। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या NATO की तर्ज पर एक और इत्तेहाद बनने जा रहा है जिसका सरखेल जिसे आप कहते हैं वो रशिया होगा और उसमें ईरान भी शामिल होगा। इसमें कहाँ तक सदाकत है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, में ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुमताज़ दिफाई तज्ज़िया निगार। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं जब से सोशल मीडिया आया उसकी अच्छी बातें भी हैं और कुछ र्यूमर मिल्स भी चलनी शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन पहले कुछ सऊदी और ईरानी अहम शख्सियात पाकिस्तान आई और हम ये भी जानते हैं कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट दुनिया का तब्दील हो रहा है। तो क्या कितनी क्रेडिबिलिटी लैंड करते हैं आप इस बात को कि एक और शायद रशिया या चाइना की सरबराही में एक दिफाई इत्तेहाद बड़ा बन सकता है नेटो के जो तर्ज पर? जनरल साहब, ये बन सकता नहीं, मैं तो ये कहता हूँ बनना चाहिए। ओके, इसलिए बनना चाहिए कि मगरबी दुनिया की इजारादारी जो है वो कितनी देर तक हम उसका तौक अपने गले में बांध के रखेंगे। अब भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर फ्लक्स में है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो न्यूयॉर्क से शंघाई की तरफ मुंतकिल हो रहा है, और जो मिलिट्री पावर जो पहले अमेरिका का बहुत बड़ा एक उनका था फैक्टर था, अब वो भी आस्ते आस्ते आप देखिए कि चाइना ने भी अपने आप को उस लेवल पे खड़ा कर दिया है। और रूस का और जब यूक्रेन का था, वो ट्रम्प साहब खुद कह चुके हैं कि यूक्रेन ने अगर बात नहीं मानी तो यूक्रेन खुद निपटे उससे। तो क्योंकि अमेरिका का असर रसूख भी कम हो रहा है, बाकी मगरबी दुनिया जो है, वेस्टर्न यूरोप जो है, वो खुद अपनी मुसीबत में पड़ा हुआ है। तो वक्त तो है कि हम अपने आप को करें ताकि इस खित्ते को भी अमन हो, इस खित्ते को भी तरक्की हो। ये दुनिया का मेरा ख्याल है 2/3 से ज्यादा लोग तो इस खित्ते में रह रहे हैं कि जिसको हम मशरिक कह रहे हैं इस वक्त। तो ये तो बहुत जरूरी है कि ये लोग आपस में मिलकर बैठें और इस किस्म का कुछ निज़ाम तरतीब दें कि बाकी दुनिया से कटने की जरूरत नहीं है हमें, कि हम अपने आप को तरक्की करें जिस तरह यूरोप ने तरक्की की है। हमें भी तो हक है ना असल इस बात पर। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि हो सकता है बल्कि होना चाहिए। जनरल साहब, लाइकलीहुड क्या है? आपको लगता है कि ये वक्त की जरूरत है और वक्त आ चुका है और ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी कहां तक देखते हैं? मैं समझता हूँ कि 50-60% पॉसिबिलिटी तो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है आपके। अब इस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान इस गेम को कैसे खेलता है, क्योंकि रूस, चीन, ईरान, तुर्की, मिडिल ईस्ट सारा तकरीबन सब इस तरफ देख रहा है। तो पाकिस्तान के पास एक ही मोमेंट है पाकिस्तान की इस टीम में, और पाकिस्तान को चाहिए कि एक इनिशिएटिव ले इस किस्म का। हमने किसी को कब्जा तो नहीं करना, हमने हम दुनिया पर इजारादारी काम तो नहीं करनी। हम तो चाहते ये है कि पाकिस्तान और इस खित्ते में अमन हो,
अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और इजराइल और भारत की जो जिस तरीके से वो मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो खत्म हो यहाँ से। और भारत ने जो एक उद्यम बचा रखा है बरोज के हिसाब से, वो जो एक हिंदुत्व जो एक उनकी एक नेशनलिज्म को परवान चढ़ाने के लिए, वो भी खतरा बने हुए दुनिया के लिए। तो मौका तो है इस वक्त, हमें करना भी चाहिए। और ये जो कल परसों बयान भी आया उनके एक वजीर मौसूफ की तरफ से, वो सिंध और हमारे इलाकों के हवाले से एनेक्सेशंस की बातें करने की जरूरत भी करते हैं, तो ये क्या ये बिल्कुल एक उनकी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है या डू दे रियली मीन इट, ये जो इंडिया के जो बयानात आ रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरा अपना जो रीडिंग है ना, वो कुछ ना कुछ करके रहेंगे, क्योंकि उनका अगर जब तक वो दुनिया को, अपने मुल्क में लोगों को खुद अपने आप के लिए ये यकीन नहीं दिला लेते उन्हें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उनको चैन नहीं आएगा। फिर जो उन्होंने जो नई आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 100 साल से, हिंदुत्व, वो कैसे परवान चढ़ेगी अगर पाकिस्तान मजबूत होता रहा? वो उनके प्लान में तो उनके है ये, और ये क्या वो करेंगे, उन्होंने सब आपको बता दिया कि हम ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ हक़ाइक़ होते हैं ग्राउंड पे, वो करेंगे तो सही कुछ, लेकिन इतनी बड़ी स्टेप लेने के लिए उनके पास ना तो ताकत है इस वक्त, ना ही उनका ये समझते हैं कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि ये उनको इजाज़त दे देगा इस चीज़ की। जल साहब बड़े बुरी तरीके से अनरेवल कर रही है स्टेट को। हम देखें ये जो वाक़या हुआ, पहले जंग का वाक़या हुआ हमारे साथ, फिर उसके बाद ये हमने त्यारा देखा उनका, तो जिस तरीके से एक इमेज था यूं शैटर हुआ है इन मैटर ऑफ डेज कि बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं वो, हालांकि हम ज़्यादा अपने आप को वल्नरेबल समझ रहे थे। जी देखिए, जब आप अपने आप को बहुत बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं तो फिर आपके पास उतने मुलाज़िमात भी तो होने चाहिए ना अपने आप को दुनिया को ताकत दिखाने के लिए। ये तेजा पता नहीं कितने अरसे से लगे हुए थे वो बनाने के लिए, उसको अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन मेयर फैक्ट कि भाई जो उनका अपने बना हुआ था जहाज, जिसको बड़ी वो दुनिया के सामने नुमाइश करने के लेकर गए थे, वो गिरकर तबाह हुआ है। ये बजाते खुद एक ऐसा वाक़या है जिसने इंडिया की जो रही सही साख थी उसको भी बहुत ज़ख्म पहुँचाई है। ये इंडिया ने अपने आप को जो इस खित्ते का चौधरी बनाने के पेश किया था और दुनिया मानना शुरू हो गई थी इस सारी को स्वयं पाकिस्तान के। अब वो उसको दोबारा उसी चौधरीपन के लेवल पे आने के लिए अब उसको कुछ तो करेंगे वो, लेकिन अब उनके पास देखिए गुर्बत उनके बहुत ज़्यादा है, तकसीम उनके अंदर बेइंतहा है उनकी, और ये जो एक वो खौल चढ़ा रखते हैं, कभी सेकुलरिज्म का, कभी इंडिया शाइनिंग का और कभी ये हिंदुत्व का। ये वजह क्या है उनकी? उनके पास आइडेंटिटी कोई नहीं है। देखिए, हिंदू जो है वो जो रियल हिंदू हैं वो 20-25% ज़्यादा नहीं है। उनके ज़्यादा जो बैठे हुए लोग नॉर्दर्न इंडिया में बैठे हुए, सदर्न इंडिया वाले तो इसमें भी डिफरेंट है। नॉर्दर्न इंडिया वाले अपने आप को एरियंस कह रहे हैं तो सदर्न इंडिया तो एरियंस है। तो ये जो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को एक वो पेश करना चाह रहे हैं वो उसमें फेल हो रहे हैं। उसको किसी से उनको इस बात की समझ आ रही है, लेकिन रफ्ता रफ्ता अब देख रहे हैं तो उनके जो अंदर से जो उनके फ्रैक्चर्स थे बड़े खुल के नुमाया होते जा रहे हैं सारे। जल साहब, आपने चूंकि एक और टीवी पर भी जाना है और आपने मुझे बताया था कि आपसे 7 बजे का टाइम है, तो इसलिए वरना हम चाहते थे कि और आप इस पर हमें एनलाइटन करते। हमारे साथ मौजूद जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि जनाब ये होना चाहिए और उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि हमने देखा है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसमें क्या हुआ और उसे अब ये बाईपोलर बनने जा रही है, तो एक बैलेंस तो बनना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनरल साहब। और नाज़रीन, हमें अभी ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब रज़ा हैदर साहब ने, इसी हवाले से उनसे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच रज़ा हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइए रज़ा हैदर साहब के हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि एक तो ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एक एस्केलेशन हो रही है, हमारे बड़े रवायती ताल्लुकात थे, हमारे ऊपर बड़ा डिपेंड भी करते हैं, बड़ा ट्रेड है हमारा यहाँ पे, वो डिपेंडेंट भी हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ कैन वी करेक्ट इट, ताकि कम से कम एक हिस्से पे तो अमन हो, ताकि दूसरी तरफ हम जो है कोई ध्यान दे सकें, क्योंकि दूसरा जो हिस्सा है या जो दूसरा जो बॉर्डर है वो भी हमारे लिए यानी वो हमसे अटेंशन चाह रहा है। जनाब रज़ा हैदर साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो काई साहब आपका दावत देने का प्रोग्राम है।
देखें, जो हमारा दूसरा हिस्सा है ना, जो वेस्ट है, उसका ताल्लुक भी इस वक्त ईस्ट से ही है। मार्का हक के बाद ईस्ट एक डायलेमा का शिकार है, हमारा जो नेबर इंडिया है, और उसमें उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो उसका बदला कैसे ले। जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसमें अब मेंटर हो गए हैं, उसमें एक वन ऑफ द एलिमेंट उसका होता है कि दुश्मन नजर नहीं आता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वेस्ट में हो रहा है इसमें इंडिया का बहुत हाथ है। इंडिया उनको प्रोपिगेट कर रहा है, और हमारे जो इस वक्त टेररिज्म की एक वेव है इसमें इंडिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो मेरा अपना ख्याल है कि नहीं कर सकता। यूएस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली उनका ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है और ट्रंप ने 350% टैरिफ की एक धमकी भी दी हुई है। तो एक डायरेक्ट अटैक तो इस वक्त इंडिया के लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा है एक वाइडर पर्सपेक्टिव में। लेकिन वॉर ऑन टेरर में इंडिया की सपोर्ट थ्रू अफगानिस्तान ये बहुत एविडेंट है, और इसी को हमें करने की जरूरत है। अच्छा रज़ा हैदर साहब, आपको मैं जो इशारा आपका समझाऊं वो ये कि डायरेक्टली तो वो कुछ कर नहीं सकते, और जो उन्होंने किया हमने उसका जो जवाब दिया दैट वाज वेरी बिफिटिंग। तो अब क्या ये जो एक लहर हमें दहशतगर्दी की नज़र आती है, तो अब वो इस तरीके से इनडायरेक्टली हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, आप सही, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक होता है डायरेक्ट अटैक, होता है एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो इंडिया को समझ आ गई कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सका, जो उसके साथ हुआ 7-0। अच्छा, इनडायरेक्ट के कई तरीके हैं जो मैं आपसे जिक्र किया कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में एक साइबर अटैक भी एक तरीका होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, और एक वॉर ऑन टेरर या प्रॉक्सी वॉर भी एक उसका एक वन ऑफ द वे है। इंडिया इन तीनों हिस्सों पे काम कर रहा है। आप उनके मीडिया को देखें तो टोटली इस वक्त वो एक ऐसे कैफियत का शिकार है जिसमें उसे बदला लेना चाहता है। अभी आपने राजनाथ सिंह साहब की एक स्टेटमेंट सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंध हमें वापस मिलना चाहिए। ये सारा वो एक अपने कहना चाहिए ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अटैक कर नहीं सकते। पॉलिटिकल गिमिक अपनी जगह है, हिंदुत्व अप्रोच अपनी जगह है। अब वो कर क्या रहे हैं कि वॉर ऑन टेरर में हमें इस तरह एंगेज करके हमसे ऐसा करके बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी बात आ रही है, जाहिर है हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं रज़ा हैदर साहब चाइना के साथ, और जिस तरीके से खुल के चाइना ने और उनके थिंक टैंक्स ने हमारा साथ दिया, ये भी वैसे तो साथ ही हैं हमारे वो, लेकिन ओपनली वो आए हैं। अब वो ये कहते हैं जी कि हम जो कोई ख़ास मिज़ल्स और फिर ख़ास तौर पर J-35 और ये हम अपने आप को स्टेप अप करें, हालांकि हम कोई एग्रेसर तो नहीं है, हम अपनी दिफा की कोशिश करते हैं। इसमें भी बहुत वो परेशान हैं, या ये मैज़ यानी उनका एक प्रोपेगेंडा टूल है हमें मेलाइन करने के लिए? जी बहुत अच्छा सवाल है कई साहब। देखें, इंडियन एयरफोर्स ना इस वक्त बहुत एक डायलेमा का शिकार है, और फर्दर टू दैट जो तीजास का 2 दिन पहले क्रैश हुआ है, उससे फर्दर उसकी एविएशन इंडस्ट्री और इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटी बहुत हाईली इम्पैक्ट हुई है। मैं समझता हूँ कि जो ये एक तीजा का क्रैश था, ये एक लॉस नहीं है, इट्स अ लॉस ऑफ अ पायलट जो रिकवरेबल नहीं है। अच्छा, लॉस ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिकवरेबल है, लेकिन जो असल है उसकी लॉस ऑफ ए रिप्यूट इंडियन एयरफोर्स की और उसके इमेज, वो बहुत बैडली डैमेज हुआ है। साथ ही उसका इंडियन एयरफोर्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि तीजा ने उसको रिप्लेस करना था उनके एजिंग फ्लीट को। अब अगर इस केस में ये कोई डिजाइन इशू निकल आता है तो उसकी पूरी प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स की, जो हाल में प्रोड्यूस हो रहा है। 170 तीजा उन्होंने ऑर्डर किए हुए, ये सारे इस वक्त होल्ड अप में है, और अगर कोई ऐसा इशू निकलता है तो फर्दर होल्ड अप में होंगे। अब आप इसका इम्पैक्ट देखें कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन जो कि 42 होने चाहिए, इस वक्त 29 है। इन गैप को किसने फिल करना है? 13 स्क्वाड्रन को तीजा एयरक्राफ्ट ने। तीजा एयरक्राफ्ट का क्रैश की वजह से एक होल्ड अप आ गया है, तो इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनलाइजेशन बहुत बुरी तरह से मुतासर है। दूसरी तरफ अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान का J-35 का ऑर्डर होने जा रहा है, और बाकी भी वेपन भी, तो वहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी है। साथ ही एक इमेज की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में आज ही की न्यूज आपने पढ़ी होगी, जर्नलिज्म पोस्ट में है कि आर्मीनिया ने जो तीजा का ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसको भी होल्ड पे कर दिया। तो एक इंटरनेशनल भी उसको आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, नेशनल लेवल पे भी एक इम्पैक्ट भी आ रहा है उसकी डिफेंस प्रोडक्ट्स का इमेज, क्योंकि एयर शो में एक एक्चुअली एक एयर शो जो होता है किसी भी बड़े कंट्री में, वो सिर्फ एक एरोबैटिक्स डिस्प्ले नहीं होता, वो उस मुल्क की कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी की एक। रज़ा हैदर साहब, मैं चाहूँगा मैं आपसे मुतमत्तुक हो सकूँ मजीद अभी यानी मौज़ूआत पे। ये फरमाइएगा कि ये भी एक खबर आ रही है कि जो हालांकि उनके पास कोई एयर फोर्स तो है नहीं अफ़गानिस्तान के पास, मगर क्या और इसकी कितनी अहमियत है, और कि वो अगर एयर स्पेस कहते हैं जी हम बंद कर दें, कैन दे डू दैट?
एंड इफ इट ऑल दे कैन डू इट, तो ये हमारे लिए कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, पहली बात तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ये होगा तो इम्पैक्ट तो होगा बहुत, लेकिन माइनर होगा, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ये एक जनरली एक थ्रेट होती है जिसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इस तरह किया नहीं जाएगा। ये आपको याद होगा कि जब ये इंडिया पाकिस्तान की हुई थी तो ये एयर स्पेस बंद हुई थी दोनों एक दूसरे की, और अभी तक भी बंद है, और उसमें इंडिया को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये भी अगर अफगानिस्तान को आइडिया है तो इंडिया ने ही शायद दिया हो अफगानिस्तान को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन बात एयर कमोडोर साहब, हम पे वो बहुत रिलायंट हैं। ये मैं बार बार दो तीन प्रोग्रामों में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इस पर बड़े बहुत डिपेंडेंट हैं। आल दो कि उन्होंने एक बात की और बयान दिया उनके किसी वजीर मौसूफ ने कि जी हम अल्टरनेट ज़रिए तलाश कर रहे हैं। कितना आसान है एकदम से अल्टरनेट ज़रिए तलाश करना, और अगर हम इसको ये रोक देते हैं, और सुना है कि कुछ हद तक रोका भी है हमने स्मगलिंग को, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखें, ऑल्टरनेट रूट्स एकदम तलाश नहीं किए जा सकते। अब वैसे भी विंटर सीजन शुरू होने वाला है, और हमारे इस बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, और हमारी एक पूरी प्रोडक्ट लाइन है जो यहाँ से होता है। तो मैं जो जहाँ तक सेंट्रल एशिया का ताल्लुक है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स हो सकता है अफगानिस्तान इसमें सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा इतना मुमकिन नहीं इतनी जल्दी। अफगानिस्तान को मैं समझता हूँ हमारी बात पे आना पड़ेगा। उसके पीछे जो इंडिया उसको भड़का रहा है काउंटर अटैक करने का, उसको बात समझनी पड़ेगी कि हमने बहुत अरसे तक डायरेक्ट या फिजिकल अटैक्स नहीं किए और हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन अब प्रॉब्ली उस हार्ड पार्क वाला वक्त आ गया था अफगानिस्तान के साथ, और यही बात अब रिसेंटली अभी और नेगोशिएशंस के टॉक जो राउंड होगा, और मेरा ख्याल है कि उसमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी। अच्छा रज़ा हैदर साहब, एक और बड़ी अहम खबर बन सकती है, इस पर मैंने जनरल साहब से भी बात की थी और आपका भी मुझे रहनुमाई चाहिए। ये एक बात आ रही है कि जी एक नेटो की तर्ज का ये जो है वो एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए, और ख़ास तौर पर इसमें जो मुतारिक मुल्क हैं उसमें रशिया और ईरान भी शामिल है, और ईरान की तो शदीद ज़रूरत भी है। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, और दुनिया का जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो फोर्स कर रहा है कि अब बाकायदा से अब यूनिपोलर दुनिया को खैर आबाद कह के तो एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जाए? इसकी पॉसिबिलिटी और इसकी ज़रूरत कितनी है जनाब रज़ा हैदर साहब? जी, मैं समझता हूं कि दुनिया जो है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, नॉट इवन बाईपोलर। देखें, चाइना एमर्ज हो चुका है एज ए सुपर पावर, रशिया एक सुपर पावर है। अभी जो रिसेंटली रशिया यूक्रेन का जो 28 पॉइंट फार्मूला अप्रूव होने जा रहा है, उसमें बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि यूक्रेन जो है नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, और रशिया एक तरह से जीत गया। बहुत सी टेरिटरी भी रशिया को मिल रही है। रशिया ने अपनी एक कहना चाहिए सुपर पावर चीज दिखा दी है। चाइना एमर्ज हो चुका है, इसके साथ जो ब्लॉक बन रहा है वो ईरान का और इन सारों का ब्लॉक बन रहा है। तो ये अब इस बार बाईपोलर की तरफ नहीं होगा, इट विल बी मल्टीपोलर, जिसमें रशिया और चाइना भी ज्वाइन कर जाएंगे। और मेरा अपना अंदाजा है कि फिर इसके साथ इनके एलाइज भी साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। ये बड़ा एविडेंट है, बड़ा क्लियर है। चाइना का आप 2049 एक उसका प्रोग्राम है, चाइना का 2049। अच्छा, एक सवाल और, एंड माय लास्ट क्वेश्चन रज़ा हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि हमारा एक कोऑपरेशन बांग्लादेश से क्वाइट रिसेंटली बहुत एक पॉजिटिव हमारी डेवलपमेंट हुई और हम बढ़ रहे हैं, तो डिफेंस हमारे जो तल्लुकात हैं उनके हवाले से कुछ खदशात हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी इजहार करते रहते हैं, तो क्या वहाँ पर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं? आप चूँकि उनके इंडिया के साथ वो तल्लुकात नहीं रहे और उन्हें ज़्यादा डिफेंस नीड्स उनकी बढ़ गई हैं, हाउ कैन वी lend them a helping hand? रज़ा हैदर साहब जी, बांग्लादेश के साथ हमारे डिफेंस डील्स और नेगोशिएशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, और ये बड़ा राइट टाइम है क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात अब खराब हो रहे हैं, और बांग्लादेश हमारी तरफ देख रहा है डिफेंस नीड्स। मार्का हक के बाद आपको पता है काई साहब के पाकिस्तान की वैल्यू बहुत बढ़ गई है दुनिया में। हमारी जो मिलिट्री की पावर है और जो इंडिजिनस सोल्यूशंस हैं हमारे पास, खासतौर पे हमारे JF-17 थंडर और इस तरह के जो हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मार्केट बहुत बढ़ गई है। अभी दुबई एयर शो में आपने देखा होगा कि JF-17 वाज अ आई कैचिंग प्रोडक्ट देयर, और बांग्लादेश भी इन्हीं चीज़ों को इवेल्युएट कर रहा है। एंड होपफुली बहुत सून आई एम वेरी श्योर कि
हमारी बहुत शुक्रिया जनाब एयर कमोडोर रज़ा हैदर साहब, आपने मल्टीपल इश्यूज़ में हमें रहनुमाई दी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये हैं वो बड़े बड़े इश्यूज़ जो ओपन अप हो रहे हैं। हमने बात की आज के अपने मकामी इश्यूज़ पे भी, कौमी इश्यूज़ पर भी और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी। ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।